नमस्कार, बड़ी खबर तेज नजर लेकर हाजिर हूं मैं दीपाली। हमारे इस खास शो में होगी 24 घंटे की सभी बड़ी खबरें पूरे रफ्तार और विश्लेषण के साथ। अगले आधे घंटे आपको हम दिन भर की सभी बड़ी खबरों के हर पहलू से रूबरू कराएंगे, वो भी बिना किसी ब्रेक के। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सफर। लुटेरों की राजधानी लखनऊ में तबातोड़ आपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। राजधानी लखनऊ के पौष इलाके हसनगंज में ठीक यूनिवर्सिटी के बगल में लुटेरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हसनगंज इलाके में एक HDFC बैंक के ATM पर पहुंचकर लुटेरों ने तबातोड़ फायरिंग की, 3 लोगों को गोली मारी और कैश लूट कर यहां से सरेआम फरार हो गए। तीनों की मौत की पुष्टि पुलिस अधिकारियों ने की और अब इस पूरे मामले के खुलासे का दावा किया जा रहा है। कोई पहली बार नहीं जब राजधानी लखनऊ में इस तरीके से लूट हुई है। निशाने पर सीधे तौर पर बैंक या ATM रहे, इससे पहले विधानसभा मार्ग, राजभवन और अब यहाँ पर इस तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश लुटेरों ने की है। जब कैश ट्रांसफर की प्रक्रिया चालू थी, 2 बदमाश आए, उन्होंने उनके गार्ड को गोलियां भी मारी और जो कैश बॉक्स था उसको, एल्युमिनियम का बॉक्स था, उसको उठाकर लेकर भाग गए। लेकिन पुलिस के पास बहुत अच्छे लीड्स मिल गए हैं, तस्वीरें मिल गई हैं CCTV कैमरे की और मोबाइल फोन से लोगों ने उनकी तस्वीरें ली गई हैं। पुलिस इस पूरे मामले के खुलासे का दावा कर रही है। लखनऊ में लूट और हत्या के मामले में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने DGP को निर्देश दिया है कि वो इस मामले को खुद देखें और 15 दिनों के अंदर बदमाशों को गिरफ्तार करें और लूट की रकम को बरामद करवाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस वारदात में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस वारदात में शामिल बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। बीती रात 2 बदमाशों ने कानपुर के सिविल लाइंस इलाके स्थित पंजाब नेशनल बैंक का लॉकर रूम लूटने की कोशिश की। यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, लेकिन इसने पुलिस के इस दावों की पोल खोल दी है कि वो रात में गश्त करती है। यह CCTV फुटेज एक बैंक का लॉकर रूम लूटने की कोशिश का जीता जागता सबूत है और सबूत इस बात का भी कि पौष इलाके स्थित पंजाब नेशनल बैंक की खिड़की को बदमाश काटते रहे और पुलिस को खबर भी नहीं हुई। यह वारदात कल रात की है जब 2 बदमाशों ने दुस्साहसिक ढंग से बाहरी खिड़की जाली काटी और अंदर घुस गए। इसके बाद उन्होंने लॉकर रूम लूटने की कोशिश की, लेकिन इसके वो ताले नहीं खोल पाए। नाइट ड्यूटी में कोई गार्ड नहीं था। इससे साफ पता चलता है कि पैसा इंश्योर्ड होने के कारण बैंक प्रबंधन सुरक्षा में लापरवाही करते हैं। मैं ब्रांच आया तो मुझे पता चला कि ये ऊपर की ग्रिल कटी हुई है और उससे किसी ने अंदर जाने का प्रयास किया हुआ है और प्रयास करने के बाद अंदर जो है लॉकर रूम के गेट को तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ नहीं पाया, मेरी अलमारी तोड़ी है। लेकिन बदमाशों ने स्ट्रांग रूम नहीं बल्कि लॉकर रूम तोड़ने की कोशिश की थी, जहां पर पब्लिक की कीमती वस्तुएं रखी होती हैं। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के मरुई गांव में एक डिवाइस मिलने से सनसनी फैल गई। डिवाइस की जांच के लिए NIA से लेकर बाग तक के विशेषज्ञ पहुंचे। फिलहाल डिवाइस की जांच BHU के न्यूक्लियर फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रयोगशाला में हो रही है। प्रोफेसर BHU के लोग भी आए थे और दिल्ली से भी लोग, दिल्ली के अभी आए हैं, लखनऊ से भी आए थे, मिलिट्री के भी लोग, कई टीमें आई थी और जनरल में बनारस के भी लोग, कई टीमें आके जांच कर चुकी है। सर कोई क्लियर नहीं हो रहा है। क्या वजह है कि अभी तक क्लियर नहीं होता है? अभी तो अधिकारी बता सकते हैं सर, हम क्या बताएं। बताया जा रहा है कि गांव के पूर्व प्रधान भैयालाल के यहाँ 4 लोग आकर ठहरे थे। उन्होंने एक काले बैग में इस डिवाइस को रखा था। घटना के बाद से भैयालाल फरार है और उसके परिजनों को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ हो रही है। जनता को अपना दोस्त बताने वाली गाजियाबाद पुलिस अब जनता पर ही भारी पड़ रही है। मामला गाजियाबाद के कविनगर इलाके का है, जहां पर गाजियाबाद के दबंग माने जाने वाले इंस्पेक्टर अरुण अपनी इस कार में CNG भरवाने के लिए वहां पहुंचे और जैसे ही वहां मौजूद एक कर्मचारी, रोहित नाम के कर्मचारी ने उनको CNG भरवाने के लिए लाइन में आने के लिए बोला, तो ये बात इंस्पेक्टर को नागवार गुजरी और उन्होंने बुरी तरीके से न सिर्फ रोहित को पीटा बल्कि जो कविनगर की जो पुलिस है उसको बुलाया और वहां भी उसकी जमकर पिटाई की। और इसके बाद जब इतने पर भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने कविनगर थाने में जाकर उनको बुरी तरीके से पीटा। बाद में ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस को बैकफुट पे आना पड़ा। साथ ही जब मीडिया में पूरा मामला आया तो उसके दबाव में पुलिस ने युवक को भी छोड़ दिया।
गाड़ी रॉन्ग साइड लगाई ऑटो पॉइंट पे और उन्होंने कहा था इस गाड़ी में गैस भर दो। मैं स्टाफ से हूँ। उन्होंने फिर गाड़ी भरवा ली। पैसे काटने के बाद उन्होंने बदतमीजी करी और लड़के को अंदर ऑफिस में जाकर हाथापाई करी थी उन्होंने। और एक वो पुलिस वाले भी थे, उन्होंने मेरे साथ भी हाथापाई करी थी। हालांकि अब पुलिस अधिकारी इस मामले में समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन ये समझौता किस तरह से हुआ है, इस मामले में पीड़ित का कहना है कि उसके ऊपर जो पूरी तरीके से दबाव बनाया गया था, जिसकी वजह से उन्हें समझौता करना पड़ा। बीते साल बिजनौर में हुए बम ब्लास्ट के तार अब बदायूं से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। आतंकियों की तलाश में एटीएस 2 दिन तक बदायूं में डेरा डालने के बाद वापस दिल्ली लौट गई है। देखिए, ये मैंने भी एक समाचार पत्र में पढ़ा है और किसी भी आधिकारिक रूप से इसकी कोई सूचना वर्तमान में मेरे पास नहीं है। फिर भी जो समाचार पत्र में उल्लिखित किया गया, उन तथ्यों की गोपनीय रूप से जांच कराई गई। एटीएस की कार्रवाई इतनी गुप्त थी कि बदायूं पुलिस को भी इसकी भनक नहीं लग सकी। मुरादाबाद के आरटीओ विभाग में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने के मामले में जी संगम की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी संगम पर आरटीओ विभाग में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के इस काले कारोबार को दिखाए जाने के बाद पुलिस विभाग से लेकर आरटीओ विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। दीपक नाम है इस लड़के का, इसको गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा है। विवेचना प्रचलित है और उसमें और भी कुछ लोगों की संलिप्तता होने की संभावना है। विवेचना के क्रम में जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद आनन फानन में आरटीओ विभाग के कर्मचारियों और दलालों समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं पुलिस द्वारा दीपक नाम के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी दीपक ने खुलासा किया कि पिछले 6 सालों से आरटीओ विभाग में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का ये कालो कारोबार उनके द्वारा धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। वहीं एसएसपी मुरादाबाद ने भी साफ शब्दों में कहा है कि बिना आरटीओ विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत के इतने बड़े काले कारोबार को चलाया जाना संभव नहीं है। शाहजहांपुर का एआरटी ऑफिस पूरी तरह से दलालों की गिरफ्त में आ चुका है। यहाँ काम तो सारे होंगे, लेकिन बिना दलालों को कोई काम होगा ये संभव नहीं है। आरटीओ ऑफिस में जो दलाल है वो अधिकारियों के संरक्षण में है और दलालों को कोई काम हो नहीं सकता है। जब भारी धन वसूली होगी तभी काम होगा। खास बात यह है कि यहाँ के दलाल अधिकारियों की मोहरें तक अपने पास रखते हों। लाइसेंस बनाने के लिए चाहिए दस्तावेज, चाहे उसमें उम्र के दस्तावेज हो, चाहे मेडिकल के दस्तावेज हो, चंद मिनटों में ये दलाल तैयार कर देते हैं। अब देखिए स्मार्ट कार्ड हो गया है, अब धीरे धीरे सरकार की योजना में स्मार्ट आरसी भी आ रही है और उसके लिए टेंडर होने जा रहा है, तो हम स्मार्ट आरसी भी जारी करेंगे। तो ऐसी चीजें बनने से हमारे यहाँ फिटनेस भी कंप्यूटर से ही जारी हो रही है, एनओसी भी हमारे यहाँ कंप्यूटर से ही जारी हुई है। ऐसा भी नहीं है कि जिला प्रशासन ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तमाम कार्रवाइयों के बाद भी ये दलाल अधिकारियों पर भारी साबित पड़ रहे हैं। भूत ना गया बिन पैसारे, ये चौपाई की लाइनें उन्नाव के आरटीओ विभाग पर सटीक बैठती हैं, क्योंकि विभाग की दहलीज पर दलालों की दस्तक इस कदर हावी है कि बिना दलाल से मिले यहाँ पर कोई काम होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम आपको बता दें, उन्नाव के आरटीओ विभाग में जिस तरह से एक आम आदमी अगर अपना काम कराना चाहता है तो उसे काफी मशक्कत उठानी पड़ती है। वहीं जो कार्यालय का गेट है वहीं से ही दलालों की आवाजाही शुरू हो जाती है और इनकी पैठ ऐसी है कि अगर आम आदमी अपना काम कराना चाहे तो उसे काफी मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं विभागीय अधिकारी लगातार कार्रवाई कर इन दलालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। तो समस्या ये है कि विदाउट दलाल के यहाँ कोई काम होता ही नहीं, कोई काम नहीं होता। विदाउट दलाल कोई काम होता ही अभी तक तो हुआ नहीं हमारे। मेरे द्वारा एसपी साहब को और डीएम साहब को लिखा भी जा चुका है कि परिसर में दलालों का प्रवेश वर्जित हो और जो भी अराजक तत्व हैं उन पे रोक लगाई जाए। मगर अब देखना ये होगा कि उन्नाव में आरटीओ विभाग के अंदर दलाली की प्रक्रिया आखिर कब थम पाती है। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में 2 महीने का भ्रूण मिलने के मामले में एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। भ्रूण मिलने के मामले में जब एडीएम सिटी प्रवीण मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने जानकारी होने से इनकार करके पल्ला झाड़ लिया। आपको बता दें कि मझौला में आज सुबह 2 महीने के बच्चे का भ्रूण मिला था। माना जा रहा है कि गर्भपात के बाद भ्रूण को यहां डाला गया था। इससे पहले भी 9 मानव
भ्रूण यहाँ मिले थे, लेकिन एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है, जिससे ये साबित हो रहा है कि यहाँ अवैध गर्भपात का कारोबार चलता है। हालांकि पुलिस और प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि घटना के सामने आने के बाद कई घंटे बीते जाने के बावजूद पुलिस यहाँ नहीं पहुंची। घटना यहाँ हुई है, ये पता नहीं किस ये बच्चा जो है यहीं पे कहाँ से आया है, पता नहीं चला कुछ। ये समझ लो कि ऐसा था कि थोड़ी देर पहले ही कोई डाल के गया है। तो अभी तक पुलिस नहीं आई है यहाँ पे? पुलिस नहीं आई है। राहुल गांधी के सहारे होगी कांग्रेस की डूबती नैया पार, ये मानना है तमाम कांग्रेसी नेताओं का। भले ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपनी ही पार्टी से नाराज हों, पर उनके साथ काम करने वाले तमाम कांग्रेसी उन्हें अपना नेता मानते हैं। यूपी कांग्रेस प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने भी राहुल गांधी के नेतृत्व में संघर्ष करने की बात कही है। लखनऊ में जिला शहर अध्यक्षों की बैठक लेने आए मिस्त्री ने कांग्रेस के सदस्यता अभियान की भी समीक्षा की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारी लोगों की कुछ जिम्मेदारियां हैं। हर एक जगह के ऊपर अब इस देश के वाइस प्रेसिडेंट, कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट को हर एक जगह पे हम नहीं जोड़ सकते। हालांकि उत्तर प्रदेश का अधिकार है पहला है तो उसके अंदर, लेकिन हम भी तो कुछ करके बताएं, तो 12 तारीख को करके बताएंगे। गौरतलब है कि आगामी 13 मार्च को कांग्रेस प्रदेश भर में रेल रोको, राजमार्ग रोको आंदोलन करने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियों और बैठकों का दौर जारी है। आगरा में लगातार 10 दिन तक चलने वाले सालाना जलसा ताज महोत्सव में इस बार स्वाइन फ्लू का असर साफ साफ देखने को मिला है। आगरा में लगातार बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामलों के चलते इस बार शिल्पग्राम यानी कि ताज महोत्सव में घूमने आने वालों की संख्या में पिछले साल की तुलना में इस बार संख्या आधी आंकी गई है, जिसके चलते दूर दराज से आए हुए शिल्पियों को काफी घाटा झेलना पड़ रहा है। इस चीज को देखते हुए यूपी टूरिज्म ने कल खत्म होने जा रहे ताज महोत्सव को इस बार 2 दिन एक्सटेंड करने का फैसला लिया है, जिसके चलते अब शिल्पियों में इनका घाटा कम होने की उम्मीद जगी है। एक्चुअली आजकल ये जो स्वाइन फ्लू बहुत चल रहा है दिल्ली में और अब यूपी में भी काफी फैल गया है, तो उसी प्रिकॉशन की वजह से कि मतलब काफी लोग जो है डेथ हो चुकी है काफी लोगों की, तो उस प्रिकॉशन की वजह से हमने ये पहना हुआ। पब्लिक बहुत कमा रही है, बहुत ही ज्यादा कमा रही है, क्योंकि जब पब्लिक नहीं है तो काम कहाँ से होगा। शायद इसकी वजह स्वाइन फ्लू भी हो सकता है, क्योंकि वो आगरे में बहुत ज्यादा फैली हुई है, इसकी वजह से शायद लोग बाहर नहीं निकल रहे। आगरा में अब तक स्वाइन फ्लू के 8 मामले पॉजिटिव जबकि 15 मामले संदिग्ध देखे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार पैर पसार रहे स्वाइन फ्लू और अन्य संक्रामक बीमारियों को देखते हुए ललितपुर जिला प्रशासन ने भी जरूरी कदम उठाना शुरू कर दिया। जिले में भी स्वाइन फ्लू की दस्तक की खबर जी संगम द्वारा प्रमुखता के साथ चलाने के बाद जिला प्रशासन सचेत नजर आ रहा है। ललितपुर जिला प्रशासन द्वारा शहर और अन्य स्थानों पर खुलेआम घूमने वाले सुअरों को पकड़वाकर बाड़ों में बंद कराया जा रहा है। वहीं शहर के बीचों बीच स्थित मीट की दुकानों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया गया है। दूषित मांस और मछली खाने के चलते भी लोगों में बीमारियां फैलने का डर है, जिसको लेकर डीएम के आदेश पर शहर के बीचों बीच स्थित सभी दुकानों को हटवाया गया है। शहर के अंदर जो आवारा जानवर जैसे कि सुअर वगैरह है, इनको हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। शहर के अंदर जो मीट मछली की दुकानें हैं, मुर्गा वगैरह की दुकानें हैं, इनको हटाने के लिए शहर के अंदर मांस और मुर्गा बेचने की पाबंदी के चलते बहुत से लोगों को फैल रही संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सकता है। जिला प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई को आम लोगों ने भी काफी सराहा है। बिजनौर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पालिका कर्मियों और व्यापारियों में नोकझोंक और हाथापाई हुई, जिसके बाद पुलिसकर्मी बेमियादी हड़ताल पर चले गए। वहीं व्यापारी भी आंदोलन के लिए इकट्ठा होने लगे। दरअसल नगर पालिका ने व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिए थे और 1 हफ्ते के भीतर अतिक्रमण न हटाने वाले के विरुद्ध 500 रोज का जुर्माना वसूलने का नोटिस दिया था, जिसके बाद व्यापारी नगर पालिका पहुंचे और वहां कहासुनी के बाद पालिका कर्मियों से उनकी मारपीट हुई। बरेली की बेहड़ी तहसील में आदमखोर कुत्ते 5 जनों को मौत की नींद सुला चुके हैं। जिला प्रशासन जी संगम पर खबर चलने के बाद कुंभकर्णी नींद से जाग गया है और आदमखोर कुत्तों को पकड़ने के आदेश दिए हैं। बरेली की बेहड़ी तहसील में 5 बच्चों की मौत के बाद भी तहसील प्रशासन की सुस्ती पर डीएम ने एसडीएम सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को आवास पर तलब किया।
उनसे सभी घटनाओं का विवरण लिया। डीएम ने पूछा कि इतनी मौतें क्यों हो गई, अब तक आप लोगों ने क्या किया। जिलाधिकारी ने जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिया कि कुत्ते पकड़ने का काम तेज हो। बैठक में एडीएम प्रशासन, डीएफओ, एसडीएम बहेड़ी, आईवीआई के वैज्ञानिक, तहसीलदार सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इन घटनाओं से बचने के लिए व्यापक बैठक हुई और इससे चर्चा हुई। इस संबंध में एसडीएम साहब को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में जितने प्रभावित गांव हैं उनसे सटे हुए गांव, इन सब में कॉम्बिंग कराएंगे स्थानीय लोगों की मदद से। मामले की गंभीरता को देखते हुए बरेली के डीएम गौरव दयाल ने खुद इसकी कमान संभाल ली है और कल जिलाधिकारी खुद संबंधित अधिकारियों के साथ बहेड़ी का दौरा करेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर हमेशा कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन भदोई में एक ऐसा प्राथमिक विद्यालय है जहां पे स्मार्ट क्लासें चलती हैं। यहां के बच्चे प्रोजेक्टर और लैपटॉप के माध्यम से शिक्षा का अध्ययन करते हैं। देखिए, जब वही मेन बात है कि जब आपका लगाव अपने बच्चों की तरह इन बच्चों के साथ भी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप वो करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपकी अंतरात्मा भी वही कहेगी कि जो आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं वो इनके लिए भी करिए। इस प्राथमिक स्कूल में 120 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए खुद के रुपयों से यह स्मार्ट क्लास शुरू की है। लैपटॉप और प्रोजेक्टर से मिल रही शिक्षा की वजह से बच्चों को पढ़ाई में काफी आसानी तो हो ही रही है, साथ ही बच्चों की पढ़ाई में रुचि भी बढ़ी है और स्कूल की उपस्थिति भी रोजाना से अच्छी हो रही है। गाँव के सरकारी स्कूल में ऐसी आधुनिक शिक्षा पाकर बच्चे बेहद खुश हैं। जरूरत है कि सरकार भी इस तरह के प्रयास कर सरकारी स्कूलों में ऐसी ही शिक्षा दे। भदोई में यह अनोखा प्रयास चितईपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल अरविंद पाल के प्रयास की वजह से आज यह बच्चे स्मार्ट क्लास में पढ़ रहे हैं। अगर इसी तरह का प्रयास अन्य स्कूलों के शिक्षक भी करें तो वह दिन दूर नहीं होगा जब प्राइवेट स्कूलों की तरह ही सरकारी स्कूल के बच्चे भी स्मार्ट क्लासों में पढ़ेंगे। उत्तराखंड के अवैध खनन का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। पक्ष विपक्ष दोनों के दोनों में ही इस खनन के मामले को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान तेज हो गया है। जहां सत्ता पक्ष के मुखिया मुख्यमंत्री हरीश रावत खनन में पारदर्शी नीति लाकर सारी स्थिति साफ करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी नेताओं ने भी अब सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, विपक्ष के नेता लगातार सरकार पर हमला बोलते हुए श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हुए सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की चेतावनी दे रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार के मुखिया आने वाले समय में राज्य में हो रहे अवैध खनन पर किस तरह से विराम लगा पाते हैं। अपने पीलीभीत में जिसके शख्स की तलाश 2 महीने से सुनगढ़ी पुलिस कर रही थी, वही शख्स खुद एसपी के सामने आकर बोला, सर मैं जिंदा हूँ। दरअसल थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में रहने वाले बाबा गोदन को एक महिला अपना पति बताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति की हत्या कर 5 लोगों ने शव को गायब कर दिया है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से पुलिस 5 आरोपियों और शव की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही थी। उधर हत्या के आरोपियों ने बाबा गोदन को जयपुर के आश्रम से ढूंढ निकाला और एसपी के सामने पेश किया है। हैरान एसपी ने थाना पुलिस को हत्या का मुकदमा खत्म कर षड्यंत्र की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं 5 आरोपियों ने चैन की सांस ली है। थाना सुनगढ़ी पर जो पंजीकृत मुकदमा है उसमें प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर तत्काल इसको समाप्त करने जांच के बाद ये आदेश मैंने दिया है। और जिन लोगों ने भी झूठा मुकदमा लिखाया है, अगर ये प्रमाणित होता है कि इन लोगों ने गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा लिखाया है तो इनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिला से किसी भी संबंध से इनकार किया है। उंगलियां महिला व बाबा के संबंध को लेकर भी उठ रही हैं। बताया जा रहा है ये महिला कई सालों तक बाबा के साथ रही थी। एड्स से पीड़ितों को अब यूपी रोडवेज की बसों में सफर करने पर कोई किराया नहीं देना होगा। यूपी रोडवेज ने फैसला किया है कि एड्स पीड़ितों को बस यात्रा में वित्तीय राहत दी जाएगी, यानी अब उन्हें सरकारी बस सेवा में किराया नहीं देना होगा। इस योजना की शुरुआत अप्रैल महीने से की जानी है और इलाहाबाद में ये सुविधा सबसे पहले लागू होगी, जिसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में एड्स पीड़ितों की संख्या 90,000 है। इनमें से 11,000 सिर्फ इलाहाबाद में है। एक महीने से जनपद के गंगोत्री मंदिर से लगे क्षेत्र के लोग भारी बर्फबारी से मुसीबत में हैं। कहीं खाद्यान्न नहीं पहुंच पा रहा है तो कहीं संपर्क मार्ग बंद है। बर्फबारी से जहां क्षेत्र में सड़कें और संपर्क मार्ग बाधित हैं, वहीं खाद्यान्न, रसोई गैस और केरोसिन की किल्लत से चूल्हों तक का संकट पैदा हो गया है। संपर्क मार्ग बंद होने से
लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। यहाँ लगभग 1500 परिवार रहते हैं। होली की मस्ती, होली के रंग, बरसाना की भूमि से खूबसूरत और कहाँ देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं बरसाना के राधा रानी मंदिर का ये नजारा, और यहाँ पर पूरा जश्न का माहौल है। इसे पांडलीला कहते हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बरसाने के लोग, जो इन्होंने न्योता दिया था नंदगांव में, उसके स्वीकारने की ये खुशी है पूरी। देख सकते हैं किस तरह से बधाई गीत है, ये जश्न है, ये अपने आप में कुछ कह रहा है। कि नंदगाम को पाड़ो ब्रिज बरसाने आयो, हेरी सखी नंदगाम को पाड़ो ब्रिज बरसाने आयो। आज के दिन इस प्रकार से हम स्वागत करते हैं, लड्डुओं से स्वागत करते हैं, गुलाल से स्वागत करते हैं। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी विरासत है जो द्वापर युग से संजो के रखी हुई है। आप देख सकते हैं पांडलीला का बेहद खूबसूरत दृश्य जो अपने आप में मंत्र मुग्ध किए देता है।